नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्राउन का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 13 सेट देखे हैं और सभी सेट को अच्छे से समझने का कोशिश भी किया है। उसी क्रम में हम लोग देखेंगे और ये क्राउन की तरफ से बेहतरीन सेट है बिहार दरोगा के लिए। दोस्तों, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है जिसे हमने दूर करने का भरपूर कोशिश किया है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है। तो यह संबंध है बौद्ध से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किनसे? बौद्ध से। बुद्ध जो है वह अनिश्वरवादी थे, यानी भगवान में विश्वास नहीं करते थे और उनका मानना था कि संसार के सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली है। बुद्ध ने नदी के एक बूंद का उदाहरण देते हुए ये कहा था कि यह क्षण मात्र ही अस्तित्व में रहता है तथा दूसरे क्षण यह विलीन हो जाता है। उसी प्रकार जगत की सभी वस्तुएं होती है। चलिए अगला प्रश्न, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो झेलम नदी के तट पर पराजित किया था पुरु को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरु, और या तो राजा पोरस। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं। हम्पी जो वर्तमान में कर्नाटक में है, नागार्जुनिकोंडा या आंध्र प्रदेश में है, शिशुपालगढ़ या ओडिशा में है, वहीं अरिकामेडु यह कहाँ है? यह पुडुचेरी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो यह अकबर का उपज था, यानी अकबर ने शुरू किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जाप्ती प्रणाली की बात करें तो जाप्ती प्रणाली में 5 चरण होते थे। पहला चरण होता था भूमि का माप करना, भूमि का वर्गीकरण, भू राजस्व का निर्धारण करना, अनाजों का नगद में परिवर्तन और भू राजस्व संग्रह करना। वहीं बात करें जाप्ती प्रणाली तो ये इसको सबसे पहले टोडरमल के द्वारा अपनाया गया था और अकबर इससे सहमत थे। टोडरमल ने गुजरात विजय के पश्चात 1573 ईस्वी में जो है भूमि माप की पद्धति अपनाई थी। चलिए अगला प्रश्न, और प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं। तो पानीपत का तृतीय युद्ध यह 1761 ईस्वी में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध यह 1192 में हुआ था। अकबर की मृत्यु की बात करें तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 4, 2। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। तो अमीर खुसरो की बात करें तो यह बलवन के दरबार में रहते थे, गयासुद्दीन बलवन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रारंभ में ही अमीर खुसरो बलवन के बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। महमूद मंगोल आक्रमण में मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया। वहाँ से भागकर वह बलवन की सेवा में आ गया। उन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा था। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के साथ ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई और यह ओलिया निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं। इसमें है कुकी विद्रोह। तो कुकी विद्रोह इसका क्षेत्र था मणिपुर लिख देते हैं यहीं पे। कुकी विद्रोह इसका क्षेत्र था मणिपुर और त्रिपुरा। कहाँ? मणिपुर और त्रिपुरा इसका क्षेत्र था। वहीं बात करें कुका विद्रोह, इसका क्षेत्र कहाँ था? पंजाब, और इसके नेता थे जवाहर मल। कौन थे? जवाहर मल। अगला ऑप्शन है पावना कृषक विद्रोह। तो पावना कृषक विद्रोह इसका क्षेत्र था बंगाल। कहाँ था? बंगाल, और यह 1873 से 76 तक चला था। वहीं बिरसा मुंडा विद्रोह तो इसका जो क्षेत्र था वह बिहार था। कहाँ था? बिहार और झारखंड इसका क्षेत्र था। तो ये चला था 1895 से 1900 और 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, M.K. गांधी
ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो भाग लेने की बात हो रही है गांधी जी ने, तो वह कलकत्ता का अधिवेशन 1901 ईस्वी जो हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कलकत्ता में 17वां अधिवेशन 1901 ईस्वी में हुआ था, इसमें जो है उन्होंने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता, कलकत्ता अधिवेशन 1901 की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। किसने? दिनसा वाचा ने। गांधी जी 1901 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और सर्वप्रथम इसी में भाग लिया था। उन्होंने इस दौरान बम्बई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी स्थापना किया था महात्मा गांधी ने और इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? घनश्याम दास बिरला जो है इसके अध्यक्ष थे। वहीं बात करें इससे पहले इस संगठन का नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ। इसके प्रथम अध्यक्ष यही थे और सचिव थे इसके अमृत लाल ठक्कर जो है इसके सचिव थे। इसका मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में स्थित था। कहाँ था? दिल्ली में स्थित था। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित करना है, देख लेते हैं। एनी बेसेंट की बात करें तो गृह शासन आंदोलन, एनी बेसेंट हो जाएगा गृह शासन आंदोलन जो हुआ था 1916 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे 1917 ईस्वी में। वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था 1929 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता किया था। और अंबिका चरण मजूमदार, तो इन्होंने जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में उसमें भाग लिया था। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी इसमें हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है वह सबसे नवीन पर्वत श्रेणी में आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है पुलिकट झील के पास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में रोध या बैरियर द्वीप का उदाहरण है। सागरीय तरंगों या धाराओं द्वारा सागरीय निक्षेप के जमाव से निर्मित कटक या अवरोध को बैरियर कहते हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के तटीय क्षेत्र एवं श्रीहरिकोटा बैरियर द्वीप के मध्य पुलिकट झील स्थित है। यहाँ भारत का, यहाँ पे जो है श्रीहरिकोटा द्वीप पर, यहाँ भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? तो गंगा के किनारे कुल 12 जिले अवस्थित हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले उधर से आप देखिए तो बक्सर, सारण, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, ये 12 जिले से होकर गंगा बहती है। चलिए प्रश्न है, वेवनाड झील स्थित है, तो वेवनाड झील यह केरल में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। यह नौकायन के उपयुक्त झील है और यह भारत की कह सकते हैं सबसे लंबा झील है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए, देख लेते हैं। प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वन, तो उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। वहीं शंकुधारी वन, तो शंकुधारी वन यह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कच्छ वनस्पति यह हो जाएगा सुंदरवन। कच्छ वनस्पति और सुंदरवन ये दोनों एक जैसे। वहीं पतझड़ वन यह राजस्थान हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन। प्रश्न है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंडमान के डिगलीपुर नामक स्थान पर कालपोंग नदी पर 2001 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। तो ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। वहीं इससे लगभग कितना मेगावाट बिजली की उत्पादन होती है? 5.25 मेगावाट। प्रश्न है,
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये जो है कॉफ़ी उत्पादन के अग्रणी राज्य हैं। इसमें कर्नाटक भारत का लगभग 70% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कर्नाटक के चिकमगलूर और कोडागु हासन प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है कौन भारत की? तो ये है डिगबोई। कौन है? डिगबोई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? तो सुलेमित नहीं देख लेते हैं। बाल्को, रायपुर, यही गलत है। यह जो है रायपुर नहीं, यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। वहीं हिंडाल्को पिपरी में है, बिल्कुल सही है। यह जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पिपरी में स्थित है। वहीं नालको की बात करें, नालको यह भुवनेश्वर में है। नालको यह उड़ीसा के उड़ीसा में है और कोरापुट से बक्साइड का यहाँ से खनन होता है। वहीं बात करें HCL यह खेतड़ी में है, तो ये भी सही है। इसे खेतड़ी कर लीजिए, खेतड़ी राजस्थान में है, खेतड़ी लिखा हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सुलेमित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं है, देख लेते हैं। मारमुगांव, तो मारमुगोवा या मारमुगांव यह कहाँ है? यह गोवा में है, ये सही है। पारादीप उड़ीसा में, ये भी सही है। मंगलोर कर्नाटक में है, ये भी सही है। और मुद्रा यह आंध्र प्रदेश में, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा। यह जो है गुजरात में है। कहाँ है? यह जो है गुजरात में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? थार मरुस्थल। चलिए अगला प्रश्न, वहीं अटाकामा मरुस्थल, तो हम लोग जानते हैं यह दक्षिणी अमेरिका का मरुस्थल है। वहीं बात करें कोलोरेडो मरुस्थल, तो यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल यह अफ्रीका महादेश के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। बुल्गारिया, तो बुल्गारिया हो जाएगा सोफिया। बुल्गारिया हो जाएगा सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। जॉर्जिया की राजधानी बात करें तो तिबिलिसी है, तिबिलिसी है। आंसर हो जाए ये 4 नंबर। वहीं आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रिक्याविक। कहाँ है? रिक्याविक। और नॉर्वे का ओस्लो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 2, 1। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है नीली नील, ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसका जो है उद्गम किस झील से है? ताना झील से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीली झील नदी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले इथोपिया की ताना झील से निकलती है। वहीं श्वेत नील, दोनों नीली नील और श्वेत नील मिल के नील नदी, मुख्य नील नदी का निर्माण होता है। वहीं बात करें श्वेत नील, तो इसका जो उद्गम है वह दक्षिणी रवांडा में किवू झील के पास है। दक्षिणी रवांडा में किवू झील के पास है। और ब्लू नील का यानी नीले नील का ताना झील से। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो यह ग्रेट बैरियर रीफ यह प्रशांत महासागर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रीफ है, यानी प्रवाल भित्ति है। कौन? ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था?
तो 9वीं अनुसूची यह हम लोग जानते हैं प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उसी संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति की बात है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये केवल राज्यसभा के द्वारा पारित तिथि से लगाया जा सकता है। कहाँ से? राज्यसभा से। और राष्ट्रपति किसी भी सदन से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित होते हैं कैग, यानी भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में है। किसमें? 148 में। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, बहुत बार हम लोगों ने देखा, 15 लोकसभा और 7 जो है राज्यसभा सदस्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुनियमित नहीं है? तो देख लेते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम यह 1955-56 में हुआ था, कैनिंग के समय में। किसके समय में? कैनिंग के समय में। तो ये सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये भी सही है। वहीं 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकाय में के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, ये गलत है। ये जो है सी नंबर जो है इसका गलत है। 73वां संविधान संशोधन यह ग्राम पंचायत से संबंधित था, न कि नगर पालिका से। वहीं सती निरोध यानी सती निरोध अधिनियम या 1987, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो संविधान की मूल संरचना का स्रोत क्या है? तो न्यायिक व्याख्या। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यायिक व्याख्या के तहत संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसके द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया गया है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती बाद में प्रतिपादित किया गया था। इसका अनुमोदन निर्मला मिल्स के बाद में भी किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां समान यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? तो यह लागू है कहाँ? गोवा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ लागू है? भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है उसमें लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो एक बार में केवल 1 साल के लिए, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ा तो फिर 1 साल के लिए। तो इस तरह से जो है आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग आम चुनाव में किया गया था। तो उससे पहले मताधिकार वोट डालने का जो उम्र था वह 21 वर्ष था। 18 वर्ष कब हुआ था? तो 18 वर्ष यह हुआ था 1989 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। यह जो है उसमें चुनाव हुआ था 9वीं लोकसभा चुनाव, और 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है 21 वर्ष से घटा के मताधिकार का उम्र कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, है संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? तो जो 8वीं अनुसूची में भाषा है, कुल 22 भाषा है, करा कि ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक कौन बोला जाता है? तो इसमें सबसे अधिक बोला जाता है बंगाली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बोली जाती है हिंदी भाषा। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा सबसे अधिक। उसके बाद नंबर है दूसरे स्थान पे बंगाली का, और तीसरे स्थान पे है मराठी का नंबर।
थर्ड पे है मराठी का नंबर। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है। तो बहुजन हिताय या बहुजन सुखाय यह किसका आदर्श है? तो ऑल इंडिया रेडियो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑल इंडिया रेडियो का यह आदर्श वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मार्क्सवाद और गांधीवाद के बीच जो समानता पाई जाती है वह क्या है? तो वह समानता है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की स्थापना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अब इसका नाम शायद रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल कौन सा है? तो यह है पृथ्वी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? पृथ्वी। यह सतह से सतह मार करने वाला जो है मिसाइल है, जिसका सफलतापूर्वक जो टेस्ट वह किया गया था 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गिल्ट एंड बाजार। गिल्ट एंड बाजार पूरा समझिएगा किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियां का बाजार से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। गिल्ट एंड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां का क्रय विक्रय होता है। गिल्ट एंड का अर्थ होता है सत्कृत या उत्कृष्ट। इससे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सरकारी और अर्ध सरकारी का प्रतिभूतियां का मूल्य स्थिर रहता है। क्या होता है? फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो भारत का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? तो ये एजेंसी है ये तीनों, क्रिजिल, केयर और इक्रा। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़के तथा लड़कियों की संख्या का रेशियो क्या होगा, यानी अनुपात क्या होगा? ये कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है, यहाँ जी लिख देते हैं गर्ल्स। लड़कियों की संख्या जो है का 10% यानी 10/100 बराबर हो जाएगा लड़कों यानी बॉय कर देते हैं का जो है 1/20। इससे सॉल्व कीजिएगा आप। ये काट देंगे हम लोग, यहाँ 1/20 है, इससे काट देंगे 2। तो G बराबर G/B बराबर हो जाएगा G/B बराबर हो जाएगा 1:2। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है लड़कों और लड़कियों का, उल्टा कर देंगे तो 2:1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की आयु का 1/10 है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? तो ये कह रहा है कि कमला का विवाह जो है 6 वर्ष पहले हुआ था। तो मान लेते हैं कमला का वर्तमान आयु x वर्ष है, अतः शादी कब हुआ होगा? तो इसमें 6 वर्ष क्या करेंगे? घटा देंगे, 6 वर्ष घटा देंगे तो इस उम्र में उनकी शादी हुआ होगा। वहीं x बराबर जो वर्तमान आयु कह रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पहले जो उसकी आयु था, कह रहा है उसके विवाह के समय की आयु से कितना? तो 1/4। इसे कल सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। कितना? 5/4। 5/4 इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा x का मान यहाँ से निकल जाएगा 30 साल।
कितना निकल जाएगा, 30 साल निकल जाएगा। ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितना होगा। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 1/10 गुना है, तो 30 गुना 1/10, तो ये काट लीजिएगा तो 3 वर्ष। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु 3 वर्ष है, तो 5 वर्ष कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 15% स्पिरिट वाले मिश्रण को 25% स्पिरिट वाले मिश्रण में किस अनुपात से मिलाया जाए कि वह जो है 21% वाला नया मिश्रण मिल जाए। तो ये बहुत एलिगेशन का सवाल है। 15%, 25% और ये कह रहा है 21 होना चाहिए, घटा लीजिए, ये 25 है ना, ये 4 और इधर हो जाएगा 6, तो 4:6, इसे काट लिया 2:3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 4 संख्या जो दिया हुआ है 20, 27, 15 और 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पूरा निकाल लीजिए, पूरा संख्या का योग कितना होगा। तो 35 गुना 12, 35 गुना 12 कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 42, 420, कितना हो जाएगा 420। अब बाकी ये जो 4 संख्या है इससे हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, तो ये चारों का योग कितना होगा, 20, 27, 15 और 29, इसका योग है 91। तो 420 में से 91 घटा देंगे तो बच रहा है 329। अब संख्या हो जाएगा 8, चूँकि 12 में से 4 घटा लिए तो इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 41.125, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 64,000 की राशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसे आप लोग CI वाला फॉर्मूला पे बना लीजिएगा, P × 1 + R/100। ये 3 वर्ष का पूछ रहा है तो Q -1 सॉल्व कर लीजिएगा, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,507 रुपये, 15,507 रुपये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, लिपिड है, तो लिपिड क्या है, तो लिपिड एक एस्टर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिपिड एक अघुलनशील पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से मिलकर प्राणियों एवं वनस्पतियों के उत्तक का निर्माण करता है। लिपिड को सामान्य भाषा में कई प्रकार का वसा भी कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से लिपिड वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। अगला प्रश्न है, बिना उपग्रह वाला ग्रह, तो बिना उपग्रह वाला ये दोनों ग्रह है, बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि सबसे अधिक उपग्रह है शनि को, किसे है, शनि को। चलिए अगला प्रश्न, लीची में खाया जाने वाला भाग है, तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो एरिल खाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या एरिल खाया जाता है। वहीं लीची का वैज्ञानिक नाम है लीची चाइनेनसिस, लीची चाइनेनसिस। चलिए अगला प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यह जो है चार्ल्स डार्विन की रचना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नवंबर 1859 ईस्वी को प्रकाशित ये पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, हिंदी अनुवाद प्राणियों की उत्पत्ति पर, को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में जाना जाता है। 1872 ईस्वी में छठे संस्करण का नाम छोटा करके कर दिया गया द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। चलिए अगला प्रश्न, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म से जब एक प्रकाश की किरण गुजरते हैं तो वह 7 रंगों में विचलित हो जाता है, तो सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वह सबसे कम होता है, सबसे कम विचलन होता है लाल का। चलिए
अगला प्रश्न, एंगस्ट्रम को अभिव्यक्तित करने की इकाई है, यानी एंगस्ट्रम किसकी जो है इकाई है, तो यह जो है तरंगदैर्घ्य का इकाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगला प्रश्न, ब्रोंज यानी कांसा एक मिश्रण है, तो यह किसका मिश्रण है, तो यह कॉपर और टीन का मिश्रण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर और टीन का मिश्रण। प्रायः टीन के संग, परंतु कई बार फास्फोरस, मैग्नीज और एल्युमिनियम या सिलिकॉन आदि के संग भी जो है बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह इज्जत नगर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज्जत नगर, जो यूपी में है। और इसकी स्थापना, वेटनरी इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1890 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण यह बॉक्साइट से किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किससे, बॉक्साइट इसका मुख्य अयस्क है। अगला प्रश्न है, यकृत या लीवर के अध्ययन को कहते हैं, तो हेपेटोलॉजी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो एक समान जो शुष्क सेल होता है उसमें विद्युत अपघटय अमोनियम क्लोराइड होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुष्क सेल एक प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्तियाँ जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को या पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मस्तिष्क के निचले भाग में पाए जाते हैं, मस्तिष्क के निचले भाग में पाए जाते हैं। इससे जो है TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने वाले हार्मोन उत्तेजित करने के लिए यह स्रावित करता है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया है। देख लेते हैं ऑप्शन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक ने खोज किया है। कब किया था, तो ये किया था 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। और यह आवेश रहित कण होता है, यानी इसमें आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग गठन हुआ था वह जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका गठन 1948 ईस्वी में किया गया था, 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, तो जूट की प्राप्ति जूट के पौधे के तने से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जूट जिसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट रेशेदार को इसके तने से अलग किया जाता है। वहीं अगला प्रश्न, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर होता है, यानी एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो एक पार्सेक बराबर 3.25 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें पार्सेक, तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। चलिए अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग यानी वेलोसिटी के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो संवेग होता है वेग परिवर्तन, मास इंटू वेलोसिटी, और वेग यानी वेलोसिटी, इसे हम लोग कट कर देंगे तो हम लोग को मास प्राप्त होगा, यानी द्रव्यमान प्राप्त होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित क्रम में है, तो यानी सजाना है इसे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रेडियम, इसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया था 1898 ईस्वी में। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फेमलिंग ने किया था 1928 ईस्वी में। एक्सरे का खोज किया था रोंटगेन ने कब किया था, 1895 ईस्वी में। और चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने कब, 1746
96 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2143। चलिए अगला प्रश्न, कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो H2 यानी हाइड्रोजन, यह जो है गैसीय चक्र नहीं है, जबकि नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र होते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? तो केकड़ा जो है अन्य तीनों वर्ग का नहीं है। केकड़ा की बात करें, केकड़ा यह जो है मालाकोस्ट्राका इस वर्ग में आता है, जबकि ये तीनों जो है ये आता है अराचिंडा वर्ग में। अराचिंडा वर्ग में संघ की बात करें तो ये सभी जो है ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। ये चारों जो है किस संघ में आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो NTPC के द्वारा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना में स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से जो है 100 मेगावाट बिजली की उत्पादन शुरू किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये किस देश में पाए गए? घाना में। दक्षिण ये अफ्रीका महादेश का देश है घाना, वहाँ जो है इसके 2 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बता दें ये दोनों की मौत के बाद कोई नया मामला सामने नहीं आया। मारबर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार यानी इन्फ्यूशियस हार्मोरहेजिक फीवर है। यह इलोवा के समान परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ चीता को फिर से पेश करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हम लोग जानते हैं नामीबिया से, और नामीबिया से चीते भी मंगाए गए हैं और ये रखे गए हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू किया है? तो ये नई योजना शुरू किया गया है ECGC के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए 90% तक का बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो चीन और किस देश के बीच इसका आयोजन? तो चीन और पाकिस्तान के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है पाकिस्तान की नौसेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा यह अभ्यास किया गया था। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? ये किस राज्य ने पेश किया? आंध्र प्रदेश ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? तो YSRCP के एक राज्यसभा सांसद ने नया अनुच्छेद 3A जोड़ने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। यह राज्य विधायकों को उनके क्षेत्र में एक या अधिक राजधानियों को स्थापित करने के लिए स्पष्ट विधायी शक्तियां प्रदान कराना चाहता है। राज्य सरकार की आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां विकसित करने की योजना थी। चलिए अगला प्रश्न, दानों के आकार के आधार पर मोटे अनाजों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दानों के आकार के आधार पर मोटे अनाजों को 2 भागों में बांटा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला मोटा अनाज जिसमें ज्वार और बाजरा आते हैं, और दूसरा लघु अनाज जिसमें बहुत छोटे दाने वाले मोटे अनाज जैसे रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सांबा, कुटकी आदि आते हैं। तो 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो US ओपन 2022
पुरुष वर्ग में ये जीता है कार्लोस अल्काराज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन 2022 में उज्बेकिस्तान में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान में। इसका उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन हुआ था 15-16 सितंबर 2022 को। चलिए अगला प्रश्न, HEI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर का औसतन PM 2.5 स्तर सबसे अधिक है? तो ये किस शहर का? तो मुंबई का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका बेस्ड हेल्थ इन्फेक्ट इंस्टीट्यूट AEI ने एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट जारी किया है। यह जो है इसमें कहा गया है कि फाइन पार्टिकुलेट मैटर, PM का मतलब हुआ फाइन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया भर के लगभग 7000 से अधिक शहरों में वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभावों के लिए विश्लेषण प्रदान किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 तक जो है PM 2.5 में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला 20 शहरों में से 18 शहर केवल भारत के हैं, केवल भारत के। चलिए और इसमें टॉप की बात करें तो टॉप में इसमें जो है मुंबई शहर नहीं, इसमें नई दिल्ली होगा। इसमें जो है नई दिल्ली होगा, तो इसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा, यह न्यू दिल्ली हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का क्या नाम है? तो पहले 2 बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय अभियान जो है उसका नाम क्या दिया गया है? तो वह नाम दिया पालन 1000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालन 1000। यह देखभाल करने वाले को उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या के लिए व्यवहारिक सलाह प्रदान करेगा और माता पिता की शंकाओं को हल करने में भी मदद करेगा। अगला प्रश्न है, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन यह अरुण जेटली के पुण्यतिथि पे किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न, किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? तो यानी कांग्रेस से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है गुलाम नबी आज़ाद ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने 26 अगस्त 2022 को जो है इस्तीफा दिया है, 26 अगस्त 2022 को। गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो वह 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री रहे थे और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्री भी रहे थे, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। अगला प्रश्न है, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो ये पहला भारतीय बैंक है यूको बैंक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बैंक? यूको बैंक। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो 2020 में भारत का रैंक था 40वां। कितना था? 40वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा 1981 में घोषित किया गया था, 1981 में। इस दिवस को मनाने के पीछे व्यक्तियों का सह-अस्तित्व मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं प्रदान की थी? तो किस नौसेना जहाज को मुक्त किया गया है सेवा से? तो वह जहाज है INS अजय, INS अजय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। INS अजय 13वें पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा था और 24 जनवरी 1990 को तत्कालीन
तत्कालीन यूएसएसआर में पोर्टी जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्मित ड्रोनी जिसका नाम है का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये इसका निर्माण जो है गरुड़ एयर स्पेस के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरुड़ एरोस्पेस। ड्रोन का निर्माण गरुड़ एरोस्पेस द्वारा किया गया है और ये तैयार भी हो गया है। 2022 के अंत में यह तैयार भी हो गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस 2022 का मेजबान कौन सा शहर रहा है? तो इसका मेजबान कौन सा शहर किया है? हैदराबाद किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका उद्घाटन किए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? ये किया गया है तो महिलाओं के लिए जो आईपीएल है वह जो है स्टार्ट किस वर्ष से किया गया? तो यही 23 में, और 23 में जो है इसका समापन भी हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 पूछा जा रहा है तो भारत 107वें नंबर पे था। 107वें नंबर पे था। चलिए अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो डार्क स्काई रिजर्व यह स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख के हानलेग में 1073 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर किया गया है ईरान को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका के एक प्रस्ताव के बाद ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया। भारत ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध मुख्य वैश्विक अंतर सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से ईरान को हटाने के लिए की गई वोटिंग में भाग नहीं लिया है। 8 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया था। अगला प्रश्न है किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन पर नया परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण किया है यूएसए ने, यानी अमेरिका ने किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव है? यह कौन सा राज्य शुरू करेगा? यह करेगा जम्मू और कश्मीर। आंसर हो जाएगा, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है यह क्या है? तो यूनिक फैमिली आईडी का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को तेजी से और पारदर्शी रूप से लागू करना है। इस परिवार आईडी का उपयोग कई सामाजिक कल्याण प्रणालियों से प्राप्तकर्ताओं की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया गया है किस शहर में? तो भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में यह संपन्न हो गया है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022। चलिए अगला प्रश्न है WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? तो देख लेते हैं किसे चुना गया है। ये चुना गया है डॉक्टर जेरेमी फरार को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर जेरेमी फरार को WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में नामित किया गया। वह वर्तमान में वेलकम ट्रस्ट के निदेशक हैं जो दूसरी तिमाही के WHO में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है 1937 में बिहार का पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो 1937 की बात हो रही है। तो बिहार का पहले प्रधानमंत्री
यह बने थे श्री कृष्ण सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी ये जो है 1937 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ और श्री कृष्ण सिंह जो है क्या बने थे, तो बिहार का प्रधानमंत्री। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उस प्रांतीय सरकारों के प्रमुख को उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था। बिहार में पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो 2 जैन संगीति हुई थी। पहली जो जैन संगीति हुई थी वह हुआ था पाटलिपुत्रा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व। दूसरी जैन संगीति जो हुआ था वह गुजरात के वल्लभी में हुआ था। अगला प्रश्न है 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व किया था राम दयालु सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम दयालु सिंह। प्रश्न है जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री कौन थे, तो फर्स्ट टाइम जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 से लेके 69 तक, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मुंगेर स्थित गर्म जल कुंड मूलतः डैश की पहाड़ियों में स्थित है, तो मुंगेर में जो गर्म जल कुंड है वह खड़गपुर पहाड़ी में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिहार के किस जिले में नीलगाय से संबंधित राज्य का पहला शोध संस्थान खोला जाएगा, तो नीलगाय से संबंधित राज्य का पहला शोध संस्थान यह बक्सर जिले में खोला जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बक्सर जिले में खोला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बिहार सरकार के सरकारी सेवक अपनी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकतम कितनी बार भाग ले सकेंगे, तो ये भाग ले सकेंगे 5 बार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है बिहार उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, तो औद्योगिक विकास की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है वैशाली जिला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जिला है, वैशाली जिला है। वहीं दूसरे स्थान पे पटना है। इसके अलावा मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, नालंदा और कैमूर जिलों को भी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रथम 10 जिलों में रखा गया। अंतिम पायदान पे रहने वाले 5 जिलों में बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा और कटिहार शामिल हैं। तो दोस्तों ये था क्राउन की तरफ से बिहार एसआई के लिए कंप्लीट सेट। तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।